हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने बोला था हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज फिर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 के साथ आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 में 16वां प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा आज का है। पहला 16वां प्रश्न हमारा क्या है सर? निम्नलिखित पदों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। और पहला पद दे रखा है हमें एल्कोसॉल और दूसरा पद दे रखा है एरोसोल। देखिए सर, आप पहले पढ़ चुके होंगे कोलाइडी विलियन। ठीक है। कोलाइडी विलियन आपने पहले पढ़ा होगा। और कोलाइडी विलियन जो होते हैं सर, ये होते हैं हमारे 8 प्रकार के, जिसमें से एक है सर कौन? सॉल। ठीक है सर। अब ये सॉल जो होते हैं सर हमारे पास, सॉल जब भी बनेगा तो सॉल सर उस कोलाइडल सॉल उन कोलाइडल विलियनों को सॉल नाम दिया जाता है जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था, जिनमें क्या होता है सर? परिक्षेपित प्रावस्था हमारे पास क्या हो? सॉलिड हो। परिक्षेपित प्रावस्था हमारे पास किस फॉर्म में होती है? ठोस के फॉर्म में। देखिए ये परिक्षेपित प्रावस्था क्या है सर? यहाँ पे आप जरा देखिए, जब भी कोलाइडल विलियन, अब आपने विलियन पढ़ा होगा सर, विलियन आप जानते होंगे। तो विलियन में सर दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय जिसको घोला जाता है, और दूसरा होता है सर हमारा विलायक जिसमें घोला जाता है। जिसमें चीनी पानी का विलयन बनाया सर, तो चीनी क्या है? विलेय जो घोली जा रही है, और विलायक क्या है सर? पानी जिसमें घोला जा रहा है। तो ऐसे ही सर कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। तो कोलाइडल विलयन में जो विलेय होता है सर, उसको कहते हैं हम परिक्षेपित प्रावस्था। उसको क्या कहते हैं हम? परिक्षेपित प्रावस्था। और जिस जो विलायक होता है सर, उसका नाम दिया जाता है परिक्षेपण माध्यम। देखो बस ये नाम का हेर फेर है सर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? परिक्षेपण माध्यम। बस ये दो नाम समझ लीजिए। परिक्षेपित प्रावस्था का मतलब है विलेय जिसको घोला जा रहा है, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है सर विलायक जिसमें घोला जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब जब भी परिक्षेपित प्रावस्था मतलब विलेय जिसको घोलना है, अगर ये परिक्षेपित प्रावस्था सर ठोस है, अगर ये परिक्षेपित प्रावस्था क्या है? ठोस है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? सॉल। उसको क्या कहा जाता है? सॉल। ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है, देखो इन दोनों में क्या आया है? सॉल आया है। मतलब इन दोनों में परिक्षेपित प्रावस्था क्या होने वाली है? ठोस होने वाला है। कोई क्या होने वाला है? ठोस। तो ऐसे अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, वे कोलाइडल विलयन जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था में कोई ठोस हो, वे कोलाइडल विलयन जिनमें परिक्षेपित प्रावस्था में क्या हो? ठोस हो। दोनों में परिक्षेपित प्रावस्था विलेय क्या होगा सर? ठोस। अंतर आया सर किसका? परिक्षेपण माध्यम का, विलायक का जिसमें घोलना है। तो अगर परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल है तो एल्कोसोल, और अगर परिक्षेपण माध्यम कोई गैस है सर तो एरोसोल। देखो कितना आंसर, कितना आसान है। गैस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? एयर। तो एयर के साथ ठोस है तो एरोसोल, और एल्कोहल के साथ ठोस है तो क्या हो जाएगा? एल्कोसोल। तो सिंपल सा आंसर है सर, अगर परिक्षेपित प्रावस्था में ठोस है और परिक्षेपण माध्यम में एल्कोहल है तो एल्कोसोल। परिक्षेपित प्रावस्था में सर अगर एयर है और ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम अगर एयर है तो एरोसोल। अगर उदाहरण चाहिए सर, तो नाइट्रोसेल्यूलोज को सर अगर अल्कोहल में कोलाइडल विलयन बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं सर? अल्कोहल, अल्कोसोल। तो देखो नाइट्रोसेल्यूलोज को घोला गया है सर किसमें? अल्कोहल में। ये चीनी समझ लो, ये पानी समझ लो। चीनी को घोला है पानी में, मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज को घोला गया है अल्कोहल में। तो विलियन टाइप का है सर, पर कोलाइडल है, घुलता नहीं है पूर्ण रूप से, और प्रकाश को फैला देता है सर ये। और ये देखो सर, जब कोहरा है ना, कोहरा क्या है सर? हमारा एरोसोल। जब एयर के साथ क्या मिक्स हो जाता है सर? ठोस मिक्स हो जाता है। अब कैसे सर? देखिए, आपके साथ जलवाष्प थी, वायुमंडल में गैसें होंगे ना सर, जलवाष्प गैस के फॉर्म में होगी सर। O2 भी होगा, CO2 भी होगा, बहुत सारे होंगे सर। ये एयर है, और जब इस एयर के साथ सर सॉलिड धूल के कण मिक्स हो जाते हैं। क्या मिक्स हो जाते हैं? धूल के कण। ये सॉलिड पार्टिकल, कार्बन के सॉलिड पार्टिकल बहुत सारे हैं सर। तो अभी एग्जांपल में धूल के कण समझ लो। जब ये धूल के सॉलिड पार्टिकल्स इस एयर में मिक्स हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? एयर, एरोसोल। ठीक है सर। तो बस इतना ही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का 16वें का, अथवा में आ रखा है हार्डी सुलजे नियम समझाइए। देखिए पहली बात तो हार्डी सुलजे नियम कोलाइडी विलयन से रिलेटेड है, ये आप दिख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है मैंने। और कोलाइडी विलयन के स्कंदन से रिलेटेड है सर। और स्कंदन आप समझते हैं सर क्या होता है? जब आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, तो इस कोलाइडल, ये तैरते रहते हैं सर, घूमते रहते हैं, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को बिठाने के लिए, इन पार्टिकल को बिठाने के लिए हम विद्युत अपघट्यों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघट्यों का प्रयोग करते हैं। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं सर? आप समझते होंगे, जो जल में जाके टूट जाते हैं, है ना।
तो जब विद्युत अपघट्य इसमें डालते हैं सर, तो ये इसके चारों तरफ पुंज बना के, चारों तरफ आयन लग के इसको क्या कर देते हैं, नीचे बैठा देते हैं। तो आयनों के नीचे बैठने की प्रक्रिया, ये आयन है ना सर, इनके नीचे बैठने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं। पहली बात तो समझ जाइए। तो इन स्कंदन के लिए हमें आयन डालने पड़ेंगे। इन आयनों को नीचे बिठाने के लिए हमें साथ में क्या डालने पड़ेंगे, आयन। विद्युत अपघट्य को आप आसान भाषा में सर ऐसे समझ सकते हैं, आयन। आयन का मतलब आप समझते हैं आवेशित कण। क्या होते हैं सर, आवेशित कण। या हम बोल सकते हैं सर, हम लवण मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, लवण। ठीक है। अब ये लवण, लवण भी समझते होंगे सर, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिक्स होते हैं। एक धातु एक अधातु होता है, ये बहुत बड़ी बातें हैं सर, बाद में देखेंगे। तो विद्युत अपघट्य जब आप इसमें मिलाते हैं, एक धनायन और ऋणायन का बना हुआ यौगिक इसमें मिलाते हैं, तो ये इसके चारों तरफ मिक्स होकर सर इनको कहाँ बिठा देते हैं, नीचे बिठा देते हैं। तो इन कोलाइडल पार्टिकल के नीचे बैठने के प्रक्रम को आपने क्या कहा, स्कंदन। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात क्या है सर, मान लो ये कोई ऋणात्मक सोल है। कैसा सोल है, ऋणात्मक सोल है सर। अब इस ऋणात्मक सोल को नीचे बिठाने के लिए आपने डाल दिया बेरियम सल्फेट। क्या डाल दिया, बेरियम सल्फेट। तो बेसिकली इसको बिठाने के लिए तो SO4 2 नेगेटिव जाएगा ना सर ऊपर, वो सॉरी बेरियम 2 पॉजिटिव जाएगा ना सर। ऋणात्मक के लिए क्या जाएगा, बेरियम 2 पॉजिटिव इसको बिठाने वाला है ना। क्योंकि पूरे के पूरे सोल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और हमने क्या दे दिया सर, बेरियम 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड। और ये बना देंगे सॉल्ट। और ये सर क्या हो जाएगा, स्थाई हो जाएगा। मॉलिक्यूल विलयन में क्या हो जाएगा, स्थाई। विलयन नीचे बैठ जाएगा सर पार्टिकल, है ना, अवक्षेपित हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को बिठाने वाला है ये पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव जो स्कंदन कराता है सर, जो आयन स्कंदन कराता है, उस आयन को हम यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है मैंने, ऊर्णीकर्मक आयन। उस आयन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्णीकर्मक आयन। तो हार्डी सुलजे बोल रहा है कि जो आप आयन मिला रहे हैं ना इसमें स्कंदन कराने के लिए, इस पार्टिकल को नीचे बिठाने के लिए, तो इस नियम के अनुसार किसी कोलाइडल विलयन में प्रयुक्त ऊर्णीकर्मक आयन, इसको बिठाने वाला आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक इसकी संयोजकता होगी, उतनी ही जल्दी वो उसका स्कंदन करेगा। उसकी स्कंदन क्षमता उसकी उतनी ज्यादा अधिक होगी। सिंपल सी बात है सर। मान लो देखो, अगर आपने यहाँ क्या डाला, ये नेगेटिव सोल है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान लेते हैं हम ये कैसा सोल है, नेगेटिव सोल है। जरा चेक करिए, मेरे पास एक सोल है जिसमें ऋणात्मक पुंज बने हुए ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सर। ये पार्टिकल इस सोल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अब आपने इसमें 3 डाले, एक बार Al3 पॉजिटिव आयन डाला, एक बार SO4 सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बेरियम 2 पॉजिटिव आयन डाला सर, और एक आपने डाला क्या, सोडियम पॉजिटिव। तो देखो सोडियम पॉजिटिव जाके सिर्फ एक आयन को नीचे बिठाएगा, बेरियम 2 पॉजिटिव सर सिर्फ दो आयन को एक साथ नीचे बिठाएगा, जबकि एल्यूमिनियम एक साथ कितने आयन को बिठा देगा सर, 3 आयन को। तो स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा होगा, Al3 पॉजिटिव की। तो ये यही बोल रहा है, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्कंदन क्षमता। एक बार फिर से देखिए, किसी कोलाइडल विलयन में प्रयुक्त ऊर्णीकर्मक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी स्कंदन क्षमता होगी। जैसे अगर कोई नेगेटिव सोल है जिसपे ऋण ऋण चार्ज हो, तो ऋण को कौन नीचे बिठाएगा सर, धन। तो सीधे ऋणात्मक सोल अगर कोई है सर, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, Al3 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी बैलेंसी ज्यादा है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। फिर 2 पॉजिटिव वाला करेगा, फिर कौन करेगा, 1 पॉजिटिव वाला। ऐसे ही धनात्मक सोल के लिए अगर उस पर कैसा चार्ज है सर, धन 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 चार्ज है, तो बोलो अगर एक ही साथ ऐसा आदमी आ जाए जो 3 को नीचे बिठाए, तो वो ज्यादा जल्दी स्कंदन कराएगा सर। तो PO4 पे 3 नेगेटिव है, एक साथ कितनों को कर देगा, 3 को। SO4 पे 2 नेगेटिव है, ये एक साथ कितनों को करेगा, 2 को। और Cl सिर्फ कितने को करेगा सर, 1 को। तो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उतनी ज्यादा क्या होगा सर, स्कंदन। तो यही बोल रहा है, किसी ऊर्णीकर्मक आयन, स्कंदन करने वाले आयन की जितनी ज्यादा संयोजकता होगी उतनी जल्दी वो उसका क्या कराएगा, स्कंदन। ठीक है, तो ये बस इतना ही था। चलिए सर, तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अब देखिए, जब IUPAC नाम लिखने हैं तो आपको 2 चीजों का पता तो होना चाहिए सर, कि जो आपके पास ये उपसय संयोजन सत्ता दे रखी है, जो संकुल दे रखा है आपको, ये कैसा है, ये धनात्मक है या ये ऋणात्मक है। ठीक है सर, ये आपको पहले जानना जरूरी है। अगर सर ये धनात्मक है तो इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है सर, सेंट्रल मेटल एटम होता है, इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम सर लिखा जाता है कैसे, सेम जैसा रहता है। पर अगर सर ये ऋणात्मक है तो तब इस सेंट्रल मेटल का, इस केंद्रीय परमाणु सेंट्रल मेटल एटम का नाम सर लैटिन नाम लिखा जाता है, ग्रीक नाम लिया जाता है जहां से लिया गया है, और इसके आगे जोड़ा जाता है सर 8।
क्लियर बात है सर। अब पता कैसे चलेगा सर? देखिए यहाँ पे मैं इस वाले को ले रहा हूँ सर, जरा एग्जांपल ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको K3 लिखूं और इस वाले को पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे को क्या मान लो सर x, क्या मान लो सर x, तो क्या मैं, अच्छा इसी को और सरल करते हैं सर, इसको मैं ले लेता हूँ K और इसको ले लेता हूँ x। तो सर इस कंडीशन में पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पोटेशियम पे पॉजिटिव होगा और x पे भी क्या होगा सर? नेगेटिव। क्लियर बात है। तो यहां सर अगर 3 पोटेशियम है तो x पे कितना नेगेटिव होना चाहिए सर? 3 नेगेटिव होना चाहिए। तो सेम सर हम यहां करेंगे, क्योंकि यहां पोटेशियम पॉजिटिव आयन है सर, तो इस संकुल पे कितना आयन होगा सर? -3 चार्ज होना चाहिए। क्लियर बात है सर। इस संकुल पे कितना चार्ज होना चाहिए? -3 चार्ज होना चाहिए, ये पहले से नहीं है। क्लियर बात है सर। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं सर, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ऐसा बनना, पर फिर भी एग्जांपल के लिए C2O4 2 नेगेटिव ले लिया सर मैंने, और इसको ले लिए कितने? 2। और इधर लिख लेता हूं, इस पोटेशियम को यहां से हटा देता हूं सर मैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां से जो काउंटर आया ना, ये पॉजिटिव वाला हटा के हम यहां लिख देते हैं नेगेटिव वाला। तो ऐसे केस में सर अगर ये x है और ये Cl है, तो Cl पे नेगेटिव होना चाहिए और x पे कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ 2 Cl है सर, तो 2 नेगेटिव चार्ज इसने दान दिए होंगे, तो इस संकुल पे कितना चार्ज होना चाहिए सर? 2 पॉजिटिव। तो ऐसे तो आप पहचान करने वाले हैं कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है। ठीक है सर, ये बात आपके समझ में आई होगी। हमें अगर पता लग जाए कि ये धनात्मक है तो हम केंद्रीय परमाणु को सेम लिखेंगे, और अगर ऋणात्मक है तो सेंट्रल मेटल आयन के लैटिन नाम के आगे क्या जोड़ देंगे? 8। कैसे देखेंगे? तो ये 2 रूल याद रखिए। तीसरा रूल सर, जब आप IUPAC नाम लिखते हैं, जब आप IUPAC नाम लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम के आगे हमेशा उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना होगा सर। हमेशा उसका ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखनी है, और उसको किस रूप में लिखनी है सर? लैटिन, सॉरी, जो ऑक्सीकरण संख्या आप लिखेंगे वो लैटिन में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये भी हो गया। अब दूसरा देखिए सर, जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो किस क्रम में लिखेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो जब हम IUPAC नाम लिखेंगे सर, तो यहां जरा आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रति आयन। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रति आयन। किसको कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है प्रति आयन। उसके बाद लिखते हैं सर हम लीगेंड को। किसको लिखते हैं? लीगेंड को। लीगेंड कौन है सर? ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके बाद के जो भी धातु, आयन, परमाणु, यौगिक लगे होंगे सर, उनको कहा जाता है लीगेंड। और उपसह संयोजन सत्ता में जो सबसे पहले लिखा जाता है सर, उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। तो इसके बाद हम लिखेंगे सर क्या? केंद्रीय परमाणु। ठीक है सर। अब चेक करिए, लिगेंड भी सर वर्णमाला के क्रम में हमने इसके नाम लिखने। किसके क्रम में? वर्णमाला के क्रम में। अब बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो स्पेसिफिक वीडियो हम बना सकते हैं, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर। अब देखिए इसका नाम लिखना हम शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे लिख रहे हैं सर। थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो अलग से हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये NH3 हमारे पास 2 है, एक Cl है सर, और एक दे रखा हमें NO2। अब ये आप जानते होंगे सर, ये NO2 लिगेंड एक उभय तंतुर आयन है सर। इसमें ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन, NO2 को जरा ध्यान से देखिए सर, NO2 को मैं लिखूंगा नाइट्रीटो N। क्या लिखूंगा सर? नाइट्रीटो N। अभी समझा रहा हूं मैं। और O, इसी NO2 को लिखा जा सकता है सर ONO, और इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा सर नाइट्रीटो O। क्या बोला जाएगा सर? नाइट्रीटो O। ठीक है सर। अब ये लिगेंड ऐसा क्यों लिखा सर हमने? अगर एमीन को लिखना होगा सर, तो NH3 को मैं लिखने वाला हूं कैसे? एमीन। क्या लिखना वाला हूं सर मैं? एमीन। Cl को मैं क्या लिखने वाला हूं सर? Cl नेगेटिव को मैं लिखने वाला हूं क्लोरिडो। क्या लिखने वाला हूं? क्लोरिडो। ऐसा क्यों सर? फिर से लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सर, ये NO2 में NO2 में सर हमारा क्या हो सकता है? 2 मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं सर। देखिए नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जब एक ही यौगिक में एक ही आयन में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सर, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, या कोई दूसरा और, तो ऐसी कंडीशन में इनको हम उभय तंतुर क्या बोलते हैं सर? उभय तंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं? उभय तंतुर लिगेंड। ठीक है सर। और जब देखिए यहाँ एमीन में नाइट्रोजन एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है सर, एक ही कर सकता है, तो इसको बोलते हैं सर हम एक तंतुर। क्या बोलते हैं? एक तंतुर लिगेंड।
क्लोरीन में भी सर एक क्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी कैसा है सर, एक दंतुर। इस वाले को जरा अगर आप देखें सर, इसको Cr2O4 नेगेटिव है ना, तो ये सर क्या है, ये हमारा दो इलेक्ट्रॉन, इस पे दो नेगेटिव चार्ज है ना, ये है सर हमारा ऑक्सीलेटो COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सर, इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं सर, द्विदंतुर लिगेंड। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एक तंतुर, जो दो करेगा द्वितंतुर, और जो सर बहुत करेगा जैसे एडिटा है सर हमारे पास CH2 इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटेटो, इसको बोलते हैं सर हम एडिटा। अब ये सर बहुत सारे कर सकता है, तो इसलिए इसको जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको बोलते हैं सर हम बहुतंतुर। अब बहुत सारा यहाँ नहीं समझाया जा सकता है सर, तो इसको हम क्या बोलने वाले, बहुतंतुर लिगेंड। ठीक है सर। अब इन्हीं में से ये आपने खास देखा सर, यहाँ नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी, नाम एक ही सर, नाइट्रेटो। तो नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन देगा तो इसको लिखेंगे नाइट्रेटो N, और जब ऑक्सीजन देगा तब लिखेंगे नाइट्रेटो O। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर, जब नाइट्रोजन देगा तो नाइट्रोजन पहले लिखेंगे, और जब ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन को पहला लिखेंगे। क्लियर है सर। और जब एक ही पे दो लोग दे सकते हैं सर, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, उभयतंतुर। एक और एग्जांपल है सर इसका, साइनाइड नेगेटिव। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और कार्बन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सर। इस कंडीशन में दोनों दान कर सकते हैं सर, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, उभयतंतुर। तो इस तरीके से हमारे सर लिगेंड होते हैं, इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, लिगेंड। ठीक है सर। अब लिगेंड का नाम लिख लिया सर, एक और चीज थी सर, जब हमने लिगेंड का नाम लिखा तो लिगेंड के नाम लिखते समय सर हमने O लिखा है। क्या लिखा है, O। जैसे Cl नेगेटिव को हम बोलते क्या है सर, वैसे क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं सर हम इसको, क्लोराइड। पर यहां हम इसको लिखने वाले हैं सर क्लोरिडो। तो जब भी नेगेटिव कोई ऐसा लिगेंड होगा सर जिसपे ऋणात्मक चार्ज होगा, तो उसके बाद हम क्या जोड़ देते हैं सर, O। तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा, तो शॉर्टकट में मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम करने वाले नेमिंग। धनात्मक ऋणात्मक समझ गए सर, तो अभी हम नेमिंग करते हैं सर किसकी, इसकी, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस, और Cl है सर हमारे पास, और हमारे पास है NO2। ठीक है सर। अब देखिए जब आप नेमिंग करेंगे सर, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रति आयन। तो इसमें प्रति आयन तो सर है नहीं, तो हमने नाम लिख दिया सब। तो प्रति आयन के बाद किसका नाम लिखेंगे सर, लिगेंड का। तो यहाँ लिगेंड है सर हमारे पास, ये है एमीन, ये है क्लोरिडो, ये है नाइट्रेटो। किस क्रम में लिखेंगे सर, तो हम लिखेंगे वर्णमाला के क्रम में। किस क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला के क्रम में। तो एमीन आएगा सर A से, क्लोरिडो आएगा सर C से, और नाइट्रेटो आएगा सर N से। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, एमीन को। तो एमीन कितने हैं सर हमारे पास, 2। तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं सर, डाई एमीन। हम लिखेंगे इसको डाई एमीन। ठीक है सर। फिर बिना स्पेस छोड़े आपने लिखना है क्लोरिडो। ठीक है सर। फिर बिना स्पेस छोड़े आपने लिखना है सर नाइट्रेटो। अब नाइट्रेटो में कौन बॉन्ड बना रहा है सर, आगे की तरफ N है, तो हम लिखेंगे सर N। अब लिखना है सर सेंट्रल मेटल का नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम अब हमें लिखना है सर। और केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने से पहले हमें देखना होगा कि जो ये संकुल यौगिक है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक। अब देखिए सर, ना तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव होता है, और अगर ये नेगेटिव होता तो सर इसको क्या लिखते, पॉजिटिव। तो ना नेगेटिव है सर, ना पॉजिटिव है, तो इसको हम मान लेंगे उदासीन। क्या मान लेंगे, उदासीन। तो इस कंडीशन में इसका नाम आने वाला है फिर से सर क्या, सेम, जैसा नाम था वैसे ही नाम लिख देंगे। और क्योंकि ये Pt है सर, तो Pt को क्या बोलते हैं सर हम, प्लेटिनम। तो हम लिख देंगे सर प्लेटिनम। और फिर इसके आगे लिखने सर हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं सर, तो देखो प्लेटिनम को हम मान लेंगे सर X, NH3 की वैलेंसी सर होती है 0, और Cl को मान लेंगे सर हम -1, और NO2 को भी मान लेंगे सर हम क्या, -1, बराबर क्या मान लेंगे सर 0। दोनों को जोड़ेंगे सर तो ये आएगा X - 2 = 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा सर आपका +2। तो यहाँ पे सर हम इटालियन अंक में, रोमन लैटिन नहीं सॉरी, इटालियन अंक में आप इनको क्या लिखने वाले हैं, सेकेंड। ठीक है सर। तो ऑक्सीकरण संख्या को किस में लिखा जाता है, इटालियन में, नॉट लैटिन है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा देखते हैं सर। दूसरा हमारा क्या है सर, जरा चेक करिए, बहुत ऊपर लिखा है K3 CrC2O4 नेगेटिव का
होल ट्वाइस ये है सर। फिर से नेम इसी हिसाब से लिखेंगे सर। सबसे पहले काउंटर आयन क्या है सर हमारा, पोटेशियम, तो हमने लिख दिया सर क्या, पोटेशियम, ठीक है सर। और काउंटर आयन के बाद क्या लिखा जाता है सर, लिगेंड। लिगेंड क्या है सर हमारे पास, ऑक्सिलेट। कितने हैं सर, दो। दो हैं तो क्या लिख देंगे सर, डाई। यहाँ पे आप स्पेस छोड़ना है सर, आपने यहाँ पे स्पेस छोड़ना है, डाई। क्या है सर डाई, क्या है, दो, ऑक्सिलेटो। क्या है सर, ऑक्सिलेटो। अब आएगा सर किसका नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम। किसका नाम आएगा सर, केंद्रीय परमाणु का नाम। अब केंद्रीय परमाणु का नाम सर चेक करना पड़ेगा, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, चेक करिए सर। ये के पॉजिटिव है, अगर यहां से हटा तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो ऋणात्मक है सर। ऋणात्मक होने की वजह से इसका लैटिन नाम लिखेंगे। तो क्रोमियम का नाम तो सर सेम ही है लैटिन, तो इसके आगे जोड़ देंगे सर 8। तो क्रोमियम को हम करने वाले हैं सर, जरा चेक कीजिए, जादू होने वाला है। क्रोमियम को हम करने वाले हैं क्रोमेट। क्रोमियम को क्या करने वाले, क्रोमेट। और अब लिखनी है सर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए निकालनी पड़ेगी सर, तो K3 का क्या हो जाएगा सर, +3। इधर क्रोमियम को हम क्या मान लेंगे सर, X। K3 का +3 क्यों हुआ समझिए सर, एक पोटेशियम का +1 तो 3 का क्या हो जाएगा, +3। ऑक्सिलेट का होता है सर -2, और टोटल कितने ऑक्सिलेट हैं सर, 2, तो ऐसे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे सर, बराबर क्या हो जाएगा सर हमारा, 0। तो ये देखिए सर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -4, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा x +3 -4 बराबर क्या आ जाएगा सर मेरा, 0, ठीक है सर। अब ये x -1 बराबर क्या हो जाएगा सर मेरा, 0। x बराबर मेरा क्या हो जाएगा सर, +1। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है सर, 1। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा सर, 1, ठीक है सर। अगर ये होल ट्वाइस है तो ठीक है सर। वैसे क्रोमियम +3 में रहना पसंद करता है सर, तो इसको होना चाहिए 3। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने यहाँ +2 लिखा हुआ है तो +1 आएगा सर। और अगर यहाँ 3 होता है सर, क्योंकि क्रोमियम +3 में रहना पसंद करता है, 3d3 है ना, तो ये हो गया सर 3। तो तब ये हो जाएगा सर 3 मॉलिक्यूल, और 3 दूनी हो जाएगा सर 6, तो ये हो जाएगा -6, और 6 में से 3 जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा x -3, तब ये आ जाएगा सर +3, और यहाँ पे आ जाएंगे सर थर्ड। तो ध्यान रखना, क्रोमियम थर्ड में रहना पसंद करता है, तो हो सकता है मैंने ये गलत लिखा हो, तो तब आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है सर। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न कि डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते हैं और ये अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है सर। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि संक्रमण तत्व किनको कहा जाता है, तो संक्रमण तत्व उनको कहा जाता है सर जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। सीधी सी बात है सर, जिनके डी ऑर्बिटल में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, उनको बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। पहले भी एक प्रश्न आया। और जिनमें सर, जिनके बाह्यतम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं सर, या डी ऑर्बिटल में जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं सर, उनको कहा जाता है असंक्रमण तत्व। जैसे कि Ag की बात भी आई थी सर, पहले भी ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। तो अगर डी ऑर्बिटल में सर, डी कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो संक्रमण है, और नहीं है सर, तो तब हम उसको क्या बोलने वाले, असंक्रमण तत्व। तो कौन कौन से तत्व नहीं है सर, देखिए आप जिंक को देखिए सर, अगर जिंक +2 में भी जाता है तो ये 4s0 3d10 हो जाता है सर। तो जिंक के साथ कैडमियम के साथ सर Hg, इनके बाह्यतम कक्षक में सर अगर ये +2 आयन में भी जाते हैं सर, तो तब भी इनके बाह्यतम कक्षक में क्या है, डी ऑर्बिटल पूर्ण भरित रहता है। डी ऑर्बिटल कैसा रहता है सर, पूर्ण भरित रहता है। इसलिए सर इनको क्या नहीं कहा जाता, संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। सिंपल सा आंसर सर। ऐसे डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सर हर कंडीशन में, तो उसको यौगिक बनाते समय, तो उनको तो क्या बोलते हैं सर हम, संक्रमण। और जिनमें सर किसी भी कंडीशन में D10 ही पाया जाता है, डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड पाया जाता है, पूर्ण भरित पाया जाता है, उनको असंक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। ये तो समझ गए होंगे सर। और दूसरा हमारा क्या है सर, जरा चेक करिए। दूसरा प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि कौन जो संक्रमण धातु तथा तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है सर कि संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो रीजन क्या है सर, देखिए पहले तो चुंबकत्व होने का कारण क्या है सर। कोई भी यौगिक चुंबकीय तब होता है सर, अनुचुंबकीय तब होता है जब उसमें क्या होते हैं सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब उसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने बोला सर कि संक्रमण तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में जो संक्रमण तत्व हैं सर, उनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सर, बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कल भी हमने बात करी थी सर Mn2 पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या होगा सर, 4s नॉट होने वाला है सर, और 3d5 अगर आप ठीक से करें तो 3d5 है ना सर। तो d ऑर्बिटल को अगर आप देखें तो 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन भी अयुग्मित 2 3 4 5, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सर, अयुग्मित। अयुग्मित है तो सर ये तत्व कैसा है, संक्रमण तत्व, जिसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो भी संक्रमण तत्व है सर। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से यौगिक कैसा हो जाता है सर, चुंबकीय। तो जो संक्रमण धातु तथा उसके यौगिक होते हैं सर, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा उपलब्ध रहती है, ज्यादा रहती है, कम रहती है, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, इसलिए ये कैसे होते हैं, चुंबकीय होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। देखिए चालकता क्या होती है, अगर आप किसी 1 सेंटीमीटर बिलियन की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिलियन की चालकता को, लिखा ही गड़बड़ गड़बड़ी लिखी है। चलिए चलिए, अभी नहीं, अभी कहीं नहीं जाना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18 कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। वैद्युत अपघट्य आप समझते हैं, जल में डालने पर जो अपघटित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं सर, हम वैद्युत अपघट्य। ठीक है, जो जल में डालने पर अपघटित हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, आप एक काम करो, एक डब्बा लो, एक डब्बे में बीकर है, ध्यान रखना केमिस्ट्री वाले। तो एक डब्बा लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में सर आपने क्या डाला, कुछ जल डाल दिया सर, और इस जल में डाल दिया आपने वैद्युत अपघट्य। तो ये जो आपका सॉल्यूशन है सर, इस सॉल्यूशन से आप उठा लो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन का जो चालकत्व होगा सर, उस चालकत्व को उस बिलियन की का कहा जाएगा, चालकता। ठीक है, इसको हम कप्पा से दिखाते हैं सर। इसका मात्रक हम लेते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स में या सेंटीमीटर इनवर्स में। और इसका जो फॉर्मूला होता है सर, ये क्या होता है हमारा, जी इंटू जी स्टार। तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ नहीं समझा सकता, जहां जी हमारा चालकत्व है और जी स्टार हमारा क्या है सर, सेल स्थिरांक। दूसरा सर ये भी आसान है, मोलर चालकता। मोलर चालकता मतलब एक मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर बिलियन की चालकता, है ना। अगर किसी 1 लीटर बिलियन में आपने 1 मोल घोल रखा है, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य को अगर किसी बिलियन में आपने घोल रखा है, तो उससे उत्पन्न जो चालकता होगी सर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। इसको सर लैम्डा एम से दिखाया जाता है, इसको कप्पा से दिखाया जाता है सर। ये जो स्ट्रक्चर है सर, ये लैम्डा एम का है, ध्यान रखना है। कई बार हम इसको कैप एम के नाम से भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है सर लैम्डा, ध्यान देना। तो ये कैपिटल लैम्डा सर। तो लैम्डा एम बराबर क्या होगा सर, हमारा कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, मोलर मास, के इंटू 1000 अपॉन एम। और इसका मात्रा क्या होता है सर, हमारा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है सर। तो ये तो था हमारा, तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं और समझाने लायक इतना कुछ है। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, विलयन के हिमांक अवनमन की गणना कीजिए। के अब दे रखा है। देखिए हिमांक अवनमन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहले मैं वो याद दे दूं, डेल दिला दूं, या डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर भी आप जानते हैं W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। ये भी आपको पता होगा। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर से वही है, अलग से इसके लिए हम कभी वीडियो बना देंगे, जब मोलैलिटी की बात चल रही होगी तब वहां देख लेंगे। चलिए अब हमें चाहिए क्या क्या और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हम अपने पेपरों में भी लिखते होंगे, दिया है, क्या दिया है आपको। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कीव।
के एफ हमें दे रखा 1.86 मात्रक को रहने, फिर भी लिख लीजिए केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है सर। दूसरा देखो, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया तो जल है विलायक, ज्यादा मात्रा भी है, और 45 ग्राम को घोला गया है तो ये है हमारा विलेय। ठीक है सर। अब विलेय है सर, तो विलेय को हमेशा दूसरा घटक मानते हैं, तो इसको ले लेते हैं W2। W2 हमें कितना दे रखा है सर? 45 ग्राम। W1 हमें कितना दे रखा है सर? W1 हमें दे रखा है 600 ग्राम। ठीक है सर। अब देखिए हमें M2 भी चाहिए, मतलब मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिए सर? विलेय का, क्योंकि विलेय के मोल लगते हैं। अगर आपको याद होगा कि विलेय के मोल है, तो मोलर मास चाहिए सर हमें किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारा C2H6O2, ये फॉर्मूला है सर। तो अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा सर, प्लस 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, और प्लस ये हो जाएगा सर 32, 16 दूनी 32, 16 एक ऑक्सीजन का, टोटल 32। तो ये आ जाएगा सर हमारा 24 6 30 और 30 60 और 2 62। तो M2 किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलर मास है सर, मॉलिक्यूलर मास है, ये है सर हमारा कितना? 62 ग्राम। तो देखिए सर, आपको KF पता है, आपको W2 पता है, आपको M2 पता है, आपको W1 पता है। आपको निकालना क्या है सर? डेल्टा TF। तो आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा TF बराबर होगा सर हमारा क्या? KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ऊपर आ जाएगा सर, लीटर में बदला है या किलोग्राम में बदला है, इसलिए क्या आ गया? 1000। ठीक है सर। KF आपको कितना दे रखा सर? KF दे रखा है आपको 1.86। ठीक है सर। और W2 आपको दे रखा है कितना? 45 ग्राम। 1000 तो आपको पता है सर, ये 1000 आएगा। बटे में सर M2 आपको कितना दे रखा है? 62, और W1 कितना दे रखा है सर? 600। देखो सर, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसी ही कट जाएगी, और ये भी आसानी से कट जाएगा सर। ये हो जाएगा 6 तिया 18, और 6 एकम 6, दशमलव आ जाएगा सर। अब दशमलव अगर ऊपर दशमलव है सर, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो। चलो पहले इसको हम सेम टू सेम लिख लेते हैं सर। यह आ जाएगा 0.31 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा सर मेरा 62। इतना ही है सर। ठीक है, तो ये 62 लिख लेता हूँ सर मैं। अब देखिए, इसको अगर 31 में बदलना है, आप जानते होंगे अगर इसको 31 में बदलना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ का सर दशमलव हट जाएगा। तो ये 31 को इसको काटेंगे सर तो 2 बार जाएगा, और ये तो कट रखे थे सर, तो यहाँ पे होंगे हमारे 1 जीरो। ठीक है सर। तो ये क्या आने वाला है? ये आ जाएगा सर हमारा 45 गुणा गया 10, यानी 450, बटे आ जाएगा सर ये हमारा 200, और जीरो से जीरो कट जाएगा सर। अब इसको भी काटेंगे तो ये आ जाएगा सर 5 नम 45, ये आ जाएगा 5 चक्कू 20, तो ये आ जाएगा सर 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा सर 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा सर 4 पंजे 20, 2.5 किलो। इतना अवनमन आया सर हिमांक में, इतनी कमी आई है। पर एक्चुअल हिमांक क्या होगा सर? तो देखिए, आप जानते हैं डेल्टा TF बराबर होता है सर हमारा TF नॉट, शुद्ध अवस्था में हिमांक माइनस TF, विद्युत अपघट्य मिलाने पर प्राप्त हिमांक। आपको ये हिमांक निकालना है सर TF। तो ये TF बराबर क्या होने वाला है सर? माइनस TF रख दो चलो, तो ये आ जाएगा सर माइनस TF बराबर आ जाएगा सर ये डेल्टा TF माइनस TF नॉट। तो ये माइनस साइन चेंज कर दो सर, तो ये आने वाला है आपका क्या? TF इक्वल टू, देखो माइनस माइनस का प्लस, ये आ जाएगा सर माइनस में माइनस डेल्टा TF, और ये आ जाएगा सर प्लस में प्लस TF नॉट। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं सर, तो ये TF बराबर आ जाएगा सर हमारा TF नॉट माइनस डेल्टा TF। अब देखिए सर, यहां हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि डेल्टा TF, जरा ये चेक करिए, डेल्टा TF आपके पास कितना है सर? देखिए इधर आंसर आ रहा है 2.2, डेल्टा TF तो आपके पास है 2.25 केल्विन, और जो TF नॉट है सर जल का हिमांक कितना होता है सर? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन।
तो अब ले लीजिए सर, टी एफ बराबर आपका क्या होने वाला है 273, टी एफ नॉट 0.15 ज़्यादा ही रख दिया मैंने, माइनस 2.25, आप 273 रख सकते हैं, बराबर आने वाला है सर, ये आ जाएगा 270.90 केल्विन। तो ये है सर इसका नया क्वथनांक, जो कितना कम हुआ है, पहले था 273 और अब हो चुका है सर ये 270। तो इतनी कमी आई सर किसमें, हिमांक में। तो ये सर हमारा हिमांक का नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न बोलता है निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालना है सर केसी, और अभिक्रिया ये है सर, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू ये दे रखी है। अब देखिए ई नॉट दे रखा है सर, तो ई नॉट से हमें याद आती है नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन क्या बोलती है सर, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ये अभिक्रिया भागफल है सर। पर जब ये अभिक्रिया जाती है सर कहाँ, साम्य अवस्था में, तो साम्य अवस्था पर ई सेल जो होता है सर हमारा, वो ई सेल क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जो इक्वेशन है सर, ये हो जाएगी जीरो बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और बराबर हो जाएगी सर लॉग के सी। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया सर, तो के सी हो जाएगा। तो सर हम इस ई नॉट सेल को यहीं रहने देते हैं और इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ई नॉट सेल बराबर हमारा होने वाला है सर, बराबर होने वाला है 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अब इस लॉग के सी की टर्म्स में अगर लिखना है सर, तो एन का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा और ये आ जाएगा नीचे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं सर, लॉग के सी बराबर हमारा होने वाला है ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन आ जाएगा सर 0.059, ये हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब वैल्यू रखना शुरू कर दो सर, जरा देखिए। तो log KC अगर आपने लिखाना है सर, log KC, तो log KC बराबर क्या जाएगा सर मेरा, ई नॉट सेल कितना दे रखा सर 0.46, n कितना है सर, देखिए n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में चल रहे हैं सर उनको हम बोलते हैं n। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है सर, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, लेन देन हो रही है। कॉपर दो दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन कॉपर दे रहा है सर, तो Eg भी दो ले रहा है। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा सर, दो। जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा वो है हमारा n, बटे क्या जाएगा सर 0.059। ठीक है सर, इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे सर, तो ये आ जाएगा 0.92 अपॉन 0.059। ठीक है सर, और ये काट पीट के आ जाना चाहिए सर आपका कितना, 15 आई थिंक 5। क्लियर है सर। अब ये वैल्यू जो आई सर, ये आई केसी की, लॉग केसी बराबर आया आपका 15.5। अगर आपको केसी की वैल्यू चाहिए सर, केसी की, तो इस लॉग को हटाने के लिए यहाँ 1 अपॉन लॉग से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा सर कि लॉग हटाने के लिए आपको लेना पड़ेगा इसका एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा सर एंटी लॉग 15.5। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं सर, तो ये भी आपको समझाया जा सकता है, बस आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो ये है सर मेरे पास, कमेंट करना होगा, इट मीन्स एंटी लॉग 15। और अगर आप इसका एंटी लॉग निकालते हैं सर, तो ये आने वाला है 3.9 इंटू 10⁻15 समथिंग। तो ये हो जाएगा सर आपका आंसर। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मुश्किल नहीं है सर, आसान है। रही बात एंटी लॉग की, तो ये भी सीखे जा सकते हैं। अदरवाइज आपको सर वहाँ लॉग टेबल आपको मिल जाएगी पेपर में, तो लॉग टेबल से आपको निकालना आता ही होगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं सर, लॉग निकाल सकते हैं, एंटी लॉग निकाल सकते हैं 15.5 का। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हम अगले वीडियो में कल मिलेंगे पार्ट 4 के साथ। तब तक सर आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए सर, और साथ में आपको करना पड़ेगा थोड़े से लाइक, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि अगर उनको इसमें प्रॉब्लम है तो उनको भी मदद मिल सके। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।